What's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to Just पढ़ ले। और फाइनली अब हम करने वाले बायोलॉजी की शुरुआत बहुत ही कमाल तरीके से। भाई बायोलॉजी हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, जितना लगता है उतना नहीं है। क्योंकि एक बार मैं तुम लोगों को देखो, हमेशा की तरह मैं तुमको बताता हूं, सोशल और बायोलॉजी पढ़ने की एक ही टेक्निक है कि तुम मेरा वीडियो देख लो या जो भी वीडियो देखना चाहते हो देख लो, और उसके बाद में एनसीईआरटी रीड कर लो। एनसीईआरटी रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एज ऑफ नाउ हम स्टार्ट करने वाले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारे टर्म 1 में आने वाला पहला चैप्टर है बायो का। इसके बाद हम टिश्यूज कर लेंगे और हमारा बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और बायो के साथ साथ हमारा पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके साथ हमारा सोशल का, मतलब टिश्यूज के बाद जो आएगा उसके साथ हमारा सोशल का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मेक श्योर कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर हिट कर पाए। इससे पहले कि हम मैच स्टार्ट करें, हमको 50,000 सब्सक्राइबर इस चैनल के ऊपर हिट करना है फॉर श्योर। और साथ में लाइक भी कर देना इस वीडियो को। लाइक टारगेट रखते हैं 1000 से ऊपर, जितना भी करना चाहते हो उतना कर दो, बट एटलीस्ट 1000 जितनी जल्दी हो सके विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स हम ट्राई करते हैं। तो लेट्स बिगिन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सिंपल चैप्टर है, आराम से सुनना, मस्ती मजाक करते करते देखेंगे। और जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दो कि भाई इस चैनल के ऊपर जो लेक्चर्स आते हैं वो ऐसे नहीं आते कि सिर्फ लेक्चर आया पढ़ा के चले गए। नहीं, हम इसमें करते हैं बात, हम इसमें करते हैं मस्ती मजाक। ठीक है, कि ऐसा क्यों कर दिया, ये किस लिए कर दिया, तो थोड़ी मस्ती मस्ती में बातें करते करते हम ये चीज देख लेते हैं। तो लेट्स बिगिन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें हैंड रिटन डिजिटलाइज्ड नोट्स डाउनलोड करना है तो तुम पढ़ले.इन पर से कर सकते हो। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया पढ़ले.इन को, या फिर मुझे @कौन पढ़ना है, तो फटाफट जाके फॉलो कर लो। क्योंकि पढ़ले.इन पे 10,000 के ऊपर फॉलोअर्स हो चुके हैं, और कौन पढ़ने पे भी 5,000 फॉलोअर्स जल्दी से जल्दी मिट कराते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसी अच्छी बिहाइंड द सीन्स और मस्ती मजाक वाली चीज पोस्ट करते रहता हूं। तो मेक श्योर कि तुम जल्दी से फॉलो कर लो। और साथ में अगर तुम लोगों ने अभी तक वेबसाइट चेकआउट नहीं किया तो वेबसाइट भी चेकआउट कर लो। और नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। देखो, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ। भाई ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है किससे बने? देखो, एक जो बिल्डिंग होती है वो किससे बनी होती है? अरे भैया बिल्डिंग तो सरिया लगाते हैं फिर सीमेंट डालते हैं, नहीं, पर उसका बिल्डिंग ब्लॉक अगर मैं बोलूं तो क्या होता है? ईंट, ठीक है, ब्रिक, 1 ब्रिक, 2 ब्रिक, 10 ब्रिक, 10,000 ब्रिक, 50,000 ब्रिक, ये सब मिलजुल के बनाती है एक बिल्डिंग। तो उस बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ कि भाई वो किस चीज से बनी है? वो बनी है ईंट से। वैसे ही मैं हूं, अगर मैं एक लिविंग, अगर क्या मतलब मैं हूं ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से बना हुआ है उसको अगर मैं देखूं तो मैं बोलता हूं कि भैया वो सेल से बना हुआ है। ठीक है, मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। मतलब कि स्ट्रक्चरल, बेसिक मतलब सबसे बेसिक मतलब अगर मैं अपना बहुत ही छोटा सा पार्ट उठा के, अरे वाह, ठीक है, अगर मैं अपना बहुत ही छोटा सा पार्ट निकाल के देखूं, या फिर कुछ भी अगर मैं देखूं, तो मेरी जो बॉडी वो छोटी छोटी सेल से बनी हुई है। तो बिल्कुल छोटी छोटी सेल्स, मतलब यहां पर एक, मतलब कम से कम 1000 सेल्स यहीं कहीं होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे एक जरा सी जगह पे, बहुत छोटी होती है सेल्स। ठीक है, और स्ट्रक्चरल मतलब ये स्ट्रक्चर दे रही है। मतलब मेरा स्ट्रक्चर कैसे बना है? क्या मेरा मुंह ऐसा एक अलग से एक सिंगल यूनिट है? नहीं भाई, मेरा मुंह जो है वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। ठीक है, छोटे सेल से बना। और फंक्शनल मतलब सारे जो फंक्शंस है ये कौन कर रहा है? भाई छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रोटीन बनाना, या फिर तुमने खाना खाया तो खाना एब्जॉर्ब करना। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया पेट का काम होता है तो दिल का काम होता है, तो भाई जो दिल है या फिर जो पेट है हमारा, लेट्स से कि हार्ट, अब हार्ट जो है वो किससे बना है? बहुत सारे टिश्यूज से बना है। और टिश्यूज किससे बने? बहुत सारी सेल्स से बने हैं। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं टिश्यूज, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं एक ऑर्गन, बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक ह्यूमन बॉडी। जैसे कि लेट्स से कि मैं अपने स्टमक की बात करता हूं, तो मेरा जो पेट है वो कैसे बना हुआ है? मेरा पेट बना है टिश्यूज से, कुछ अलग अलग टाइप के टिश्यूज से। वो टिश्यूज किससे बने? वो टिश्यूज बने हैं सेल्स से। ठीक है, तो सेल्स के ग्रुप ने बनाए टिश्यूज, टिश्यूज के ग्रुप ने हमारे पास में क्या बनाया? टिश्यूज के ग्रुप ने बनाया हमारे पास में ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के ग्रुप ने क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम, यानी कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां पर मेरा स्टमक आता है, इंटेस्टाइन्स आती है, वो सारी चीजें। और इस ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप ने, यानी कि ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम ने कंबाइन होकर क्या बनाया? एक ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक जो सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, छोटी से छोटी, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। बहुत ही बढ़िया, कुछ इस तरह की दिखती है, ऐसी बड़ी फैंसी सी दिखती है, दिमाग खराब होता है उसको देख के, पर दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सेल को एक बहुत ही कंपनी की तरह देखेंगे। ठीक है, मतलब जिसके अंदर काम धंधे चलते, तो हम उसको बिल्कुल काम धंधे, एक बिजनेस की तरह देखने वाले सेल को। ठीक है, चलो, सेल जो है वो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हॉकिन 1665। सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर की थी सेल को। ठीक है, उस समय माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंशन हुआ था, तो इन्होंने मतलब जैसे पहले डेड सेल्स डिस्कवर की गई, फिर उसके बाद लिविंग सेल्स डिस्कवर की गई। ठीक है, तो ये हमको पता चला। चलो सबसे पहले देखते हैं सेल थ्योरी, मतलब सेल के ऊपर अलग अलग लोगों का क्या कहना है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, अब कुछ चीज मिल गई है, अब ऐसा चुप तो बैठेंगे नहीं, उसके ऊपर रिसर्च करते जाएंगे। तो अलग अलग महान साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अलग अलग राय प्रदर्शित की। तो किसने अपनी क्या राय प्रदर्शित की वो देखते। तो भैया ये देखो, सबसे पहले मैटियस स्लीडन, या जो भी हम इनको बोले, 1838 में इन्होंने ऐसा कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो 1838 में इन्होंने बोला कि भाई ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। फिर
थियोडोर श्वान, जो भी हम इनको बोले 1839 में, एक साल बाद इन्होंने बोल दिया कि भैया ऑल एनिमल्स आर आल्सो मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, पहले इन्होंने बोला ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, अब बोल दिया ऑल एनिमल्स आर आल्सो मेड ऑफ सेल्स। और अब इन दोनों के हिसाब से क्या था कि जो सेल्स है वो स्पॉन्टेनियसली अराइज करती है, मतलब ऐसे अपने आप बन जाती है। अब तुम सोचोगे कि भैया आउट ऑफ नथिंग सेल कैसे बन जाएगी, ऐसे बैठे बैठे कि चलो आओ थोड़ी देर देखते हैं, कम ऑन, ये 3 2 1 गो, ये सेल आ गई, ऐसा तो नहीं होता होगा। ठीक, अब पर उस समय लोगों को पता नहीं था, तो इसलिए रुडोल्फ वर्च्यो 1855 यानी कि करीब करीब काफी सारे साल बाद 1839 के बाद 1855 इन्होंने बोला कि भैया ऐसा नहीं होता है, जादू से कोई सेल वेल नहीं आ रही है भैया, सेल जो है वो आ रही है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो ऑलरेडी सेल्स बनी हुई है ना, वही आगे चल के नई सेल्स बनाती है डिजेनरेट होके। ठीक है, एक सेल से 2 सेल बनी, 2 सेल से 4 सेल बनी, ऐसा खेल होता है। ठीक है, तो जो सेल थ्योरी है हमारी वो क्या कहना चाह रही है कि भाई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब सेल्स से बनी हुई है। ठीक है, और सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि अगेन सेम चीज है, तो बेसिक ये दोनों तो कंपाउंड तो सेम है, और न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। अब अगर तुमसे कभी एग्जाम पूछा जाए कि भाई ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया, तो तुमको ये नाम याद होना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, नाम से समझ में आ रहा है यूनि मतलब वन, यानी कि जिसमें जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मात्र सेल होती है, सिर्फ एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि समझो कि एक ही ईंट से पूरा घर बन गया। ठीक है, एक छोटी सी ईंट है और उतना ही छोटा सा घर है, मतलब बहुत छोटा सा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। और मल्टीसेलुलर मतलब जो कि ग्रुप ऑफ सेल से बने। ठीक है, जैसे कि अब यूनिसेलुलर है तो ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ यूनिसेलुलर है तो इसके अंदर कुछ होगा नहीं। अगर एक छोटी सी ईंट से एक छोटा सा घर भी बना है तो घर के अंदर बाथरूम भी होगा, घर के अंदर बेडरूम भी होगा, घर के अंदर किचन भी होगा, काम तो सारे और होंगे। ठीक है, तो ये जो एक सेल है, सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस, एक ही सेल जो सारे लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि मूव होना, ईट होना या फिर रिप्रोड्यूस करना। और मल्टीसेलुलर में अलग अलग सेल्स जो है उनको स्पेशली डिजाइन किया गया इस हिसाब से कि तुम यही काम करो। जैसे कि हमारा जैसे कि पेट है, तो पेट को ऐसे ब्लड पंप नहीं कर रहा है, पेट को बोल रखा है कि भैया तुम सिर्फ खाने पीने का, डाइजेशन का ये पूरा काम करो, तुम ऐसे फालतू इधर उधर मत घुसो। ठीक है, तो पेट की जो सेल्स है, स्टमक की जो सेल्स है, उनको ये टास्क असाइन कर रखा है कि तुमको यही काम करना और यही करना है, फालतू इधर उधर किसी के काम में टांग मत अड़ाओ। ठीक है, तो ये कब, जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एग्जांपल देखो, बैक्टीरिया, अमीबा, ये अमोइबा नहीं है, दिस इज अमीबा। और इसमें एग्जांपल ह्यूमंस, ऑब्वियसली सबसे सिंपल एग्जांपल, हम कोई एक सेल से तो बने नहीं, बहुत सारी सेल से बने हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। टाइप्स ऑफ सेल्स, अब टाइप्स ऑफ सेल्स देखते हैं। अब सेल्स किस टाइप के होते हैं, देखो, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। भाई प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, ये भाई बहुत ही एक पुराने जमाने की सेल है। ठीक है, पुराने जमाने की सेल है, ज्यादा एडवांस नहीं है। और यूकैरियोटिक जो है, समझ लो कि ये नए जमाने की सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कैसे, ये प्रो से क्या आता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने के, जैसे कि प्रिमिटिव टूल्स ऑफ फार्मिंग, मतलब पुराने फावड़ा, फिर वो जो वो होता है हल चलाने का, वो सारी चीजें। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे फैशनेबल कपड़े पहन के जा रहे हैं और प्रोकैरियोटिक वाले ऐसे पूरे पुराने जमाने के कपड़े पहन के आ रहे हैं, वैसा नहीं। ठीक है, पर कहने का मतलब ये। ठीक है, चलो, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, जो मतलब ज्यादा इवॉल्व नहीं हुई होती है। ठीक है, वो होती है, उनका साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक का साइज यहां पर दे रखा है। इसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसके अंदर मल्टीपल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्रोमोसोम क्या होता है, देखो मैं तुमको बताता हूं। देखो एक बेसिक सी चीज बताता हूं, क्रोमोसोम एक बहुत कमाल की चीज है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो कि आने वाली जनरेशंस के अंदर डीएनए, मतलब डीएनए तुमको पता है ना डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अरे भैया ये क्या बोलता है, डीएनए टेस्ट वगैरह सुना होगा तुमने मूवीज वगैरह में। तो डीएनए मतलब क्या होता है कि इसमें मेरा ही डीएनए है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जब पेरेंट्स, हम बोलते हैं ना कि ये जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी तो बोलता है कि हम क्या बोलते हैं, इसकी नाक इसकी मम्मी पे गई है, इसके आंख इसके पापा पे गई है। ठीक है, इसके होंठ इसके पापा पे गए हैं, फिर इसके कान इसकी मम्मी पे गए, ऐसा बोलते हैं ना। तो मम्मी पापा पे क्यों गए हैं, क्योंकि मम्मी और पापा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उस बच्चे में आए हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये सब क्रोमोसोम लेके आए। तो क्रोमोसोम अपने अंदर डीएनए लेके घूम रहा था कि चलो ये चलेंगे। ठीक है, तो 23 मतलब अब ये आगे हम पढ़ेंगे। तो 23 मिलके 46 होते हैं, और 46 क्रोमोसोम्स टोटल हमारे पास में होते हैं। फिर उसमें से अगेन तुम जैसे आगे बढ़ोगे तुमको 10th में पता चलेगा कि बेबी बॉय कब होता है और बेबी गर्ल कब होती है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, इसमें जो मदर है उनका कोई रोल नहीं होता है। इसमें जो रोल होता है फादर का होता है, ऑल्दो ये कंट्रोल में नहीं होता है, पर जो भी है। तो अभी क्या होता है, बहुत सारे मतलब ना, चलो थोड़ी सी इधर उधर की बात भी कर लेता हूं। तो बेसिकली सोसाइटी के अंदर ऐसा माना जाता है कि काफी सारी बार कि भाई जेंडर इनइक्वालिटी काफी सारी जगह पे अभी भी, हालांकि काफी सारी जगह पर सब ठीक हो चुका है, बट पुराने जमाने के जो कुछ लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी या फिर किस मतलब मेल बेबी हुआ या फिर फीमेल बेबी हुई है, तो ये चीज जो होती है मदर पे डिपेंड होती है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। दिस इज डिपेंडेंट ऑन फादर। ठीक है, चलो ये बात की बात हो गई, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। तो न्यूक्लियस होता है इसका इतना वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब
ठीक ठाक सा होता है। अब देखो तुमको एग्जाम में जितना काम करना उतना मैं बता रहा हूं और कहानी बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि ठीक ठाक सा नहीं होता, मतलब अब मैं इतनी डिटेल में घुस के नहीं बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे काम का नहीं है, ठीक है। वो जब तुम 11 12 में बायो लोगे तब तुम पढ़ सकते हो, बट अभी के लिए हम बस इतना ध्यान रखते हैं कि न्यूक्लियस इसका इतना कोई खास डिफाइंड नहीं होता। तो कैसे याद रखोगे, पुराने जमाने का भैया इतना ढंग से डिफाइंड नहीं है, पर जो यूकैरियोटिक है भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइंड है और बढ़िया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड भी है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा वो दे रखा है, ये तुम रीड कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर दे रखे हैं तुमको, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। देखो जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स एक एंटायर जीनोम एट वंस, मतलब पूरा का पूरा एक साथ ही कर देता है और इसके अंदर हाईली रेगुलेटेड, मतलब ये रेगुलेटेड, मतलब जितनी भी चीजें यहां पर दे रखी है ये काफी ज्यादा दे रखी है। स्टिल मैं तुमको बोलता हूं कि एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, बट स्टिल तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल पाए उसके लिए डाल रखा है मैंने, तो इसको रीड कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। जहां हमारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है वहां पे हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो देखो इसके अंदर कुछ ऐसा वेल डिफाइंड सा कुछ स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है। इसके अंदर तुम देखो भैया बहुत ही बढ़िया तरीके से न्यूक्लियस डिफाइंड है, फिर अलग अलग इसके सेल ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स क्या होता है, मतलब सेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सेल के अंदर जो हमने क्या बोला था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल के अंदर भी कुछ अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि फंक्शन अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कि कोई डाइजेशन का काम कर रहा है, कोई यहां से वहां सामान ले आने का काम कर रहा है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, ठीक है, कोई फिर गार्बेज बिन का काम कर रहा है, कचरा समेटने का काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें सेल के अंदर हो रही होती है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब इस चैप्टर के अंदर हमको मेनली प्रोकैरियोटिक की बात नहीं करना, पुराने जमाने रात गई बात गई। इसका मतलब ये नहीं कि अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स एग्जिस्टिंग करती है, बट अभी हम मेनली इवॉल्व्ड सेल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है ये भी बनी प्रोकैरियोटिक सेल्स से ही है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो यूकैरियोटिक सेल्स होती है मेनली दो टाइप की होती है, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स। इतना समझ में आया, सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। प्लांट सेल्स मतलब जो प्लांट्स में होती है, एनिमल सेल्स मतलब जो एनिमल्स में होती है, और हमारे अंदर भी एनिमल सेल्स होते हैं, तो हम भी एक तरह से एनिमल ही हैं, ठीक है। तो ये हमारी वाली है, ठीक है, और ये प्लांट्स के सेल्स हैं, ठीक है। चलो तो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल सेल्स में ये कुछ नाम, ये कुछ मेनली और मतलब उसके पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो दोनों में सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट कुछ चीजें हैं जो कि प्लांट सेल्स में है और एनिमल सेल्स में नहीं है, और कुछ चीजें एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में नहीं है, जो लास्ट क्लास में तुमको दे रखी है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये तुम याद भी रखते जाना, मैं तुमको अच्छी टेक्निक से बता रहा हूं कि प्लांट्स देखो, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं तुमको आगे चल के बताऊंगा। राइबोसोम्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, ये सारी चीजें दोनों में सिमिलर है, ठीक है। तो बेसिक सेल में ये दोनों चीजें सिमिलर है, पर जो अगर तुमको क्वेश्चन आया, फिर अगर तुमको समझना है कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल फिर अलग अलग कैसे हुई, क्योंकि तुम देखोगे तो एनिमल सेल तो मूव भी कर सकते हैं और प्लांट बेचारा एक जगह स्टेशनरी है, तो कुछ तो बेसिक डिफरेंस होना चाहिए ना दोनों में, अदरवाइज पेड़ भी चल सकते थे, है ना, या फिर हमको एक जगह खड़े रहना पड़ता। पर तो वो क्या डिफरेंस है, सबसे पहली बात प्लांट सेल्स में होता है सेल वॉल, ठीक है। मतलब देखो स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर ये है कि सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन है, जो तुमको लाइन दिख रही है। पर अगर तुम देखोगे तो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में तुमको रेड कलर का एक वॉल दिख रही है, तो ये चीज एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट है। तो इस वॉल के कारण क्या होता है, जो प्लांट सेल्स होती है वो बहुत रिजिड होती है, तो इसलिए तुम जब भी किसी को प्लांट को हाथ लगाओगे तो वो एक रिजिड होगा, एक टफ होगा, और हमको देखोगे तो हम ऐसे बिल्कुल ऐसे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम ऐसे लोहे की तरह हार्ड है। देखो मैं अपने आप को इजीली ऐसे मोल्ड कर सकता हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है तुम आगे चल के देखोगे कि इनको हम प्लास्टिड्स बोलेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या है, जिसके अंदर तुमने सुना होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसके थ्रू मतलब उसके थ्रू हम खाना बनाते हैं प्लांट के लिए। तो क्योंकि चूंकि प्लांट्स के पास में ऐसा कोई खाना बना के लाके दे सकता नहीं, लो भैया ये बिरयानी खा लो या फिर पनीर टिक्का मसाला खा लो, ये सब प्लांट्स के साथ तो होता नहीं है, तो प्लांट्स को बेचारों को खुद का खाना बनाना पड़ता है। तो एक क्लोरोप्लास्ट जो है खुद का खाना बनाने के काम आता है। अब ऑब्वियसली हम एनिमल से तो हम खाना मंगवा सकते हैं, ठीक है तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। तो मेनली अब देखो इसमें और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, बट हमारे क्लास के हिसाब से हमको इतना सारा नहीं देखना। अब चलो देखते हैं कि एक सेल कैसी दिखती है। एक सेल मतलब कैसा दिखता है, कैसी दिखती है, कैसा दिखता है, बहुत सारे सेल से बना है, बहुत सारी सेल से बना है। सेल्स कैसा दिखता है, सेल कैसा, चलो भाई जो भी होगा तुम कमेंट्स बताओ कि सेल को हम फेमिनिन माने मैस्कुलिन माने ठीक है। चलो तो बेसिकली जो सेल है उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल, जो मैं बात करता था ना वो कौन कौन से, जैसे कि अलग अलग पार्ट जो कि अलग अलग चीजें परफॉर्म कर रही है। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है जो मैंने बहुत ही माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं, ठीक है। अब देखो सेल के अंदर अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस। भाई ये चीज बता दो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस। अभी से बता दो, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। अभी हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में चर्चा नहीं की ना, हाँ
अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखो कि प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होता है, ये जो वैक्यूल होता है, कहाँ गया वैक्यूल हमारा, हाँ ये जो वैक्यूल होता है ये काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। और वैक्यूल होता है वो जनरली प्लांट्स के अंदर सेंटर में होता है, मतलब ऑलमोस्ट सेंटर में होता है, काफी सारी जगह ऑक्यूपाई करता है। और एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल होता है वो छोटा सा होता है। और एक और चीज की एनिमल्स के अंदर जो न्यूक्लियस और इनकी पोजीशन है थोड़ी सी अलग अलग होती है, ठीक है। हालांकि ज्यादा डिटेल में जो भी है वो मैं अभी तुमको बता दूंगा, और जो भी है तुम्हारी एनसीईआरटी तुमको एक बार रीड कर लोगे तुम्हारा बिल्कुल काम समाप्ति हो जाएगा, तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि चैप्टर बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो, तो जो सेल है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस कुछ काम कर रहा है भैया, फिर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सेल मतलब सेल खत्म हो गया, नहीं 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 नहीं, सेल के अंदर फिर न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आएगा, ये सारी चीजें भी है। तो न्यूक्लियस आ गया, फिर डीएनए आ गया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, फिर लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, ये सारी अलग अलग चीजें जो है अलग अलग काम करती है सेल के अंदर, ठीक है। तो मेनली हम 6 ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे और जो बाकी आसपास की चीजें उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस पूरा दिमाग लगा रहा होता है, न्यूक्लियस मास्टरमाइंड होता है। देखो सेल को ना तुम एक कंपनी की तरह देखो, तो न्यूक्लियस होता है वो होता है हेड। न्यूक्लियस पूरा दिमाग लगा रहा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कैसे करेगा, कौन कैसे क्या नहीं करेगा, कौन क्या काम करेगा, किसका क्या काम है, ये सारी चीजें न्यूक्लियस डिसाइड करता है। तो न्यूक्लियस जो है वो है राजा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस का अगर स्ट्रक्चर देखो तो न्यूक्लियस के बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर अगर कोर में देखो तो होता है न्यूक्लियोलस, फिर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो तुमको अगर तुम देखो तो ये जो बीच बीच में है ये उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियर एनवेलप जो कि पूरी कवरिंग होती है, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर जो कि न्यूक्लियस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये छेद बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो हर एक ऑर्गेनल को या हर एक सेल के पार्ट को हम मेनली 2 तरीके से पढ़ेंगे, और मेनली उन तरीकों से ही पढ़ना है। तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर भी वैसा ही दे रखा है, और मैंने पूरा मेक श्योर किया कि हम पूरी एनसीईआरटी कवर कर ले तुम्हारी इसी वीडियो के अंदर। फिर भी चांसेस है कि थोड़ा सा कुछ बच जाए वो तुम रीड करके निकाल सकते हो, बट ऑलमोस्ट पूरी एनसीईआरटी कवर्ड हो जाएगी तुम्हारे इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने किस हिसाब से डिवाइड किया, स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो मेनली हमको हर एक चीज का, जैसे अभी देखो यहां पर जो भी चीजें, लेट्स से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर गोल्गी apparatus हो गया, तो इनका हर एक चीज का हमको स्ट्रक्चर देखना है और फंक्शन देखना है कि भाई ये दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बना कैसा है, और फंक्शन मतलब किसका काम क्या है, ये रखा ही क्यों सेल ने, कि निकाल क्यों नहीं देता इसको, ठीक है। तो काम क्या है उसका वो देखेंगे। तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर वो कैसा है, इट इज डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस एनवेलप के अंदर न्यूक्लियस एनवेलप के शेप में बना होता है, न्यूक्लियस एनवेलप के टाइप में। अब उनको एग्जैक्टली इतना डीप में नहीं घुसना है किसी भी चीज के, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही एक छोटे से पैराग्राफ में दे दिया, बट जब से तुम बड़े होगे तो वो पैराग्राफ पूरे चैप्टर में बन जाएंगे, तो तुमको पूरे चैप्टर में फिर सिर्फ न्यूक्लियस की बात हो रही है, फिर किसी और चीज की बात हो रही है, वो सब हो सकता है आगे चल के, ठीक है। ऑल्दो मैंने तो बायो नहीं पढ़ी है, बट स्टिल मतलब 11-12 की। और फंक्शन इसका क्या होता है, फंक्शन इसका ये है, फंक्शन है इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, मतलब कि मेन जगह है, हेड है ये, ठीक है, हेडक्वार्टर बोल सकते हो तुम इसका। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। इट स्टोर्स डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्स अगेन वही चीज जो कि आगे हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाती है ना। मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, एंड मेक्स राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या चीज है हम आगे चल के देखेंगे कि राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, और राइबोसोम्स कहां पे बन रहे हैं, या फिर राइबोसोम्स किधर से, न्यूक्लियोलस, ठीक है। चलो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, सबसे अब जो क्रोमोसोम की बात कर रहा था मैं, क्रोमोसोम की बात जो कर रहा था मैं, क्रोमोसोम की बात ये जो स्टोर्स डीएनए वाली बात कर रहा था ना, तो सबसे पहले देखो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और तो बेसिकली इसको ऐसे समझो, सेल कंटेन्स न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है पेरेंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी मदर से थोड़ी सी फादर से लेके, वो जो इंफॉर्मेशन है इट स्टोर्स इनसाइड इट, मतलब क्रोमोसोम के अंदर वो इंफॉर्मेशन कंटेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए के फॉर्म में ऐसा होता है। जैसे कि देखो ये सेल है, अब सेल के अंदर है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर तुम देखो तो न्यूक्लियस के अंदर अगेन क्या है, क्रोमोसोम्स है जो मैंने तुमको बताया था, और क्रोमोसोम्स है अगर तुम उसके अंदर में देखो जूम करके बिल्कुल, तो अब जाके मेरे पास में आता है डीएनए। तो पहले तो भाई सेल के अंदर घुसे तो हमको मिला सेल का कंट्रोल सेंटर या फिर सेल का जो हेडक्वार्टर है वो, यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर और घुसे तो हमको मिला क्रोमोसोम जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, और किस फॉर्म में कैरी कर रहा है, और उसको हमने और अगर घुस के देखा तो हमको पता चला कि डीएनए के फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल, है ना। तो प्लांट्स के अंदर ज्यादा जरूरत होती है प्रोटेक्शन और सपोर्ट की, तो ये प्रोवाइड करता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है इसके, लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन जो कि दोनों एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है। तो मैंने क्या बताया था कि प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है आउटसाइड सिक्योरिटी के लिए, उसको बोलते हैं सेल वॉल। तो वो एनिमल सेल्स में तो होती नहीं, ठीक है। तो इट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन और नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। ये तुम देख सकते हो भाई, ये तुम देख सकते हो। अगर मैं इसको पूरी सेल की तरफ देखो तो सेल के तुमको बहुत सारे डायग्राम देखने को मिलेंगे, तो जहां जहां जो भी सबसे आसान है समझने के लिए मैंने वो कोशिश की कि वॉलर डाल के बताऊं, ठीक है। तो अगर मैं सेल की बात करूं, पूरी सेल है, तो तुम देखोगे जो बाहर की जो बॉर्डर दिख रही है बिल्कुल तुमको, ये है हमारी सेल वॉल,
ये बाहर की बॉर्डर है सेल वॉल, और जो अंदर की बॉर्डर है ग्रीन ग्रीन लाइट ग्रीन कलर की जो दिख रही है ये वाली अंदर की साइड में, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, बट जो बाहर की वॉल है बिल्कुल बाहर की आउटसाइड वॉल, दिस इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन की चर्चा करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट इज द फिजिकल, अब बेसिकली देखो एनिमल सेल को भी ऐसा तो होना चाहिए ना कि भाई एक सेल की कवरिंग हो, एक बाउंड्री हो, तो वो जो बाउंड्री का काम है वो सेल मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में बाउंड्री का काम करती है, और प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होती है सिक्योरिटी, मतलब मान लो कि फेंसिंग भी लगा दें करंट वाली, ठीक है, ताकि और थोड़ा हार्ड और रिजिड हो पाए। ठीक है, अब ऐसा एग्जाम में क्या ना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुमको याद रखने के लिए। ठीक है, चलो, तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है। फिजिकल बैरियर मतलब कि चीजें जो है वो ऐसा नहीं कि कुछ भी सेल के अंदर घुस रहा है कुछ भी बाहर निकल रहा है, नहीं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेपरेट्स इंटरनल फ्रॉम एक्सटर्नल, मतलब जो अंदर का माहौल है उसको बाहर के माहौल से ये सेपरेट कर रहा होता है। तो सेपरेट्स इंटरनल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, तो इसके अंदर जो परमिएबिलिटी है दिस इज सिलेक्टिव। ठीक है, मतलब कि ये देखो, इसका मतलब मैं तुमको कैसे समझाऊं, तो हमारा घर है, अब घर की एक बाउंड्री होती है, अब घर की बाउंड्री के अंदर ऐसा तो नहीं कि हम सबको भगा देते बाहर से, नहीं, तो जिन लोगों को हम जानते हैं उनको हम बुला लेते हैं, जो हमारे काम के लिए जो हम कुछ काम से आते हैं फिर जैसा उनको बुला लेते हैं, और बाकी जो अनवांटेड लोग होते हैं उनको बाहर के बाहर रवाना कर देते हैं, उनको एंटरटेन नहीं करते। तो सेम चीज होती है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, मतलब कि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मतलब हम सिलेक्ट करके कुछ लोगों को इन्वाइट करते हैं और कुछ लोगों को नहीं करते हैं। तो सेम चीजें करती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कुछ चीजों को अंदर बाहर आने देती है और कुछ चीजों को नहीं आने देती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस इज सेमी परमिएबल, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि सम थिंग्स कैन एंटर एंड एग्जिट थ्रू द सेल, है ना, इस वॉल के थ्रू, मतलब ये जो वॉल है सेमी परमिएबल है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी शीट या फिर एक ऐसी बाउंड्री जिसके थ्रू कुछ चीजें पास हो सकती है और कुछ चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़िया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब अलाउ मूवमेंट्स ऑफ ओनली सम पार्टिकल्स, मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब ये बात ध्यान से सुनो कि भाई अगर मूवमेंट होगा तो सेल के अंदर से बाहर जाएगा सामान या फिर बाहर से अंदर आएगा, यह डिपेंड करता है किस चीज पे कि भाई कंसंट्रेशन कैसा है। ठीक है, कंसंट्रेशन कैसा, जैसे कि लेट्स से कि ये हो गई हमारी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गई एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। अब लेट्स से कि यहां पर पानी है और यहां पर भी पानी है। ठीक है, यहां पर क्या है, लेट्स से कि 1 लीटर पानी है और यहां पर भी 1 लीटर पानी है। ठीक है, अब लेट्स से कि यहां पर मैंने डाल दिया 1 चम्मच 1 स्पून शुगर या फिर 1 स्पून सॉल्ट, और यहां पर मैंने डाल दिया 10 स्पून सॉल्ट। ठीक है, तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों साइड में से अब देखो पार्टिकल्स किस साइड मूव होंगे, पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब किस चीज का, ये बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन, मतलब कि यहां पर पानी के पार्टिकल्स अलग तरीके से मूव करेंगे और सॉल्ट के पार्टिकल्स अलग तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, तो पानी का कंसंट्रेशन अगर मैं देखूं तो दोनों जगह में से किस जगह ज्यादा है? पानी का कंसंट्रेशन। देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 लीटर पानी 1 स्पून सॉल्ट, तो अगर मैं इसको देखूं तो लेट्स से कि यहां पर ऐसा हो गया, मान लो कि 99% वाटर है और 1% सॉल्ट है, और यहां पर क्या हो गया कि 90% वाटर है और 10% सॉल्ट है ना। तो अगर तुम देखो तो वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन कहां पे है? ये वाली जगह पे। ठीक है, तो वाटर कहां से मूव करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स कहां से मूव करेंगे? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि पानी का जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से, पानी का जहां कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां तक पानी के पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो दे विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, पर अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो सॉल्ट अगर तुम देखो तो यहां पर 10% है और यहां पर 1% है, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है? ये वाली जगह पे ज्यादा है, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स किधर मूव करेंगे? फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्ट का जहां हाई कंसंट्रेशन है वहां से लो कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा कंफ्यूजन आई होप क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन ये होता है कि भाई कंसंट्रेशन मतलब ऐसा तो नहीं कि सॉलिड और सॉलिड वाला जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, है ना, तो उसकी बात अभी नहीं चल रही। अभी तुम सब इतना ध्यान रखो कि अगर हम वाटर के मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि वाटर कहां ज्यादा है और कहां कम है, और सॉल्ट की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे सॉल्ट कहां ज्यादा और कहां कम है, हम इनको इंडिविजुअली देखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो, ये सिंपल सी चीज थी, इसमें अगर कुछ भी डाउट होता है तो मैं एक बार रिपीट करके देख सकते हो। अब देखते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो आना जाना होता है, जो कि आवागमन होता है, ठीक है, जो लेन देन होता है, ये जब वाटर का होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, जब भी वाटर का ऐसा होता है यानी कि द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको मैं बोलता हूं ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन मतलब वाटर की जगह कोई भी पार्टिकल। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम बात करें तो हम डिफ्यूजन बोलेंगे, और पर्टिकुलरली वाटर की बात कर रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर या मूवमेंट ऑफ H2O फ्रॉम थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। और मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन।
ठीक है, क्लियर है इतना? बहुत ही बढ़िया। तो ऑस्मोसिस कैसे होगा, हम सबको क्लियर हो गया ऑस्मोसिस कैसे होगा। अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं तो ऑस्मोसिस के अंदर पानी कहां मूव करेगा, पानी विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसके यानी कि पानी जहां ज्यादा होगा वहां से पानी जहां कम होगा वहां तक जाएगा। सबकी तृप्ति होनी चाहिए, मतलब कि जिसके पास ज्यादा है वो थोड़ा सा बांट दे रहा है, ठीक है, ऐसा समझ लो कि वो दान दे रहा है, तो उसको हम बोल देंगे ऐसा हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब ऑस्मोसिस जो होता है वो दो टाइप का होता है। देखो बेसिकली लेट से कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया है ना, उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने लेट से कि सॉल्यूशन क्या, मैंने एक पानी का कुछ ऐसा लिया है, मान लो ऐसा कुछ सॉल्यूशन है, और उसके अंदर मैंने एक सेल रख दी है ना। अब उसके अंदर मैंने एक सेल रख दी, तो अगर पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो पानी कहां से मूव करेगा, और मतलब सेल के अंदर कम है और बाहर ज्यादा है तो पानी कहां से, अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे देखेंगे, वही कि हम सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स के हिसाब से देखेंगे। हम क्वांटिटी नहीं देखेंगे कि पानी 10 लीटर की 1 लीटर है, हम कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे कि पानी के अंदर जो सॉल्यूट है वो कितना कम है और कितना ज्यादा है। तो अगर पानी का सॉल्यूट बाहर कम है, यानी कि मतलब पानी का वाटर का जो अपना पर्सनल कॉन्सेंट्रेशन है, प्राइवेट कॉन्सेंट्रेशन जो उसका है वो अगर ज्यादा है बाहर, तो कैसे मूव होगा, इट विल मूव फ्रॉम, मतलब पानी कहां से मूव होगा, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, इनसाइड द सेल, ठीक है, इनसाइड द सेल। तो जब ये खेल होता है तो इसको मैं बोलूंगा एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब कि अंदर जाना, एन से कैसे याद रखोगे, इन, है ना। तो एंडोस्मोसिस मतलब कि अंदर जाना, कि जब सेल के अंदर पानी घुसेगा तो उसको मैं बोलूंगा एंडोस्मोसिस। और लेट से कि इन एनी अदर केस, लेट से कि जो हमारा बाहर पानी है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, और सेल के अंदर जो पानी है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा कि पानी कहां मूव करेगा, वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू आउटसाइड। तो यहां पर हम क्वांटिटी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, भले देखो डेफिनेटली सेल के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पानी होगा, पर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर हम रेशियो निकालें फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, कम कॉन्सेंट्रेशन कहां पे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 100 ml पानी के अंदर 10 चम्मच शक्कर मिला देता हूं, और मैं 10 लीटर पानी के अंदर 10 चम्मच शक्कर मिला देता हूं, है ना। तो अगर मैं देखूं तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि भाई अभी देखो, अगर सिर्फ क्वांटिटी के बेसिस पे देखूं तो मैं बोल दूंगा कि 10 लीटर वाले की क्वांटिटी ज्यादा और 100 ml वाले की कम है। पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे देखूं तो कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं शुगर की बात करूं तो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज्यादा होगा ऑब्वियसली, और इसमें कम होगा, भले ही पानी कितना भी ज्यादा हो, है कि नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करें, पर रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, हम क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब सॉल्यूशन जो हो सकता है मेनली हो सकता है 3 टाइप के, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक, और एक होता है हाइपरटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन, हाइपर का मतलब होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन, और आइसो मतलब होता है सेम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आइसो मतलब होता है सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो जब भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये सब रिलेटिव चीज है, सब रिलेटिव चीज है, जैसे कि ये पानी और इसके अंदर ये सेल है ना। अब ये पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर ये कम है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब आउटसाइड जो आउटसाइड सॉल्यूशन है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, तो मैं इसको बोल दूंगा दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर सेल के अंदर ज्यादा वाला है तो मैं बोल दूंगा सेल के अंदर इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, ये एक बार भाई तुमको थोड़ा अगर कंफ्यूजन होता तुम रीड कर लोगे, तुमको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, तो साइटोप्लाज्म की बात करें तो अब हम एक एक चीज का फंक्शन और स्ट्रक्चर नोट करते जाएंगे। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स, तो भाई ये एक जगह पे टिके तो नहीं रहेंगे, है ना, ये ऐसा तो नहीं कि फिक्स कर दिया हमने इसको कील से काट दिया, ऐसा तो नहीं है। तो बेसिकली सेल जो होती है वो एक पूल की तरह होती है, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं, तो जिस फ्लूइड के अंदर वो फ्लोट कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे कि अगर तुम इसको देखो तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर अलग अलग काम की चीजें हमारे सेल की, तो ये बेसिकली उसी जगह पे टिकी हुई चिपकी हुई तो नहीं है, ये सेल के अंदर होल्ड किसने कर रखी है, किसने पकड़ रखा है कि भाई ये ऐसा हवा में तो घूम नहीं रहे कि चलो हवा में रोटेट करते हैं बिना ग्रेविटी के, है ना। तो ये ऑब्वियसली ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है किसी फ्लूइड के अंदर होंगे, है ना, लिक्विड नहीं बोल रहा हूं, फ्लूइड बोल रहा हूं, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। तो उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका कैसा है, इट इज अ फ्लूइड इनसाइड सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स वाटर, सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सिर्फ पानी नहीं होता इसके अंदर, पानी के साथ सॉल्ट भी होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो ऑर्गेनिक इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ऑर्गेनेल्स फ्लोट इन साइटोप्लाज्म, तो जितनी भी ऑर्गेनेल्स है वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते हैं और इट हेल्प्स इन मूवमेंट। तो डेफिनेटली अगर ये नहीं होता तो मूवमेंट कैसा होता भाई, अगर तुम खुद सोचो, अगर मैं यहां पर बैठा तो कहीं जा नहीं सकता हूं, पर अगर यहीं में अगर तैर रहा होता तो तैरते तैरते अपने आप में अगर बैठा भी रहूं तो भी मैं इधर उधर हिलने लग जाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए साइटोप्लाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, अब प्लाज्मोलाइसिस फिर से अब तुम वापस से उसी चीज पे ध्यान दो जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया था, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक वाला। तो देखो प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम
द सेल। तो जब भी पानी अंदर से बाहर जाएगा तो सेल जो है वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि तुम ये सिनेरियो देखो, ये सिनेरियो के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है ना, ये सिनेरियो के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसके अंदर अगर तुम देखो तो सेल जो प्रॉपरली बनी हुई है ना, ये पूरा बाहर का जो चीज, बाहर की जो चीज है वो तुम देख सकते हो यहां पे। ठीक है, ये पूरा तुम देख सकते हो। ठीक है, पर अगर मान लो कि पानी जो है वो सेल से बाहर जा रहा है तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा ना, मतलब कि जो सेल है ये कुछ जैसे बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट सी हो जाएगी सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो जो श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल्स as a result of loss of water from the cells, ठीक है, तो प्लाज्मोसिस is one of the results of osmosis। तो osmosis के कारण obviously and occurs very rarely in nature but it happens in some extreme conditions। ठीक है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में होगा, है ना, ऑब्वियसली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में होगा। चलो बहुत ही बढ़िया, सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। अब आते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर। अब यहां से जो हमारा मेन कुछ चीजें चैप्टर की जिससे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर हमको कौन कौन से देखना है, देखो हमको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखना है। ठीक है, तो ये स्मूथ वाला हो गया और रफ वाला हो गया, तो ये दो चीजें हो गई। ठीक है, ये दो चीजें तो ये हो गई, ये चीज, ये दोनों देखना है हमको। फिर गोल्गी एपरेटस देखना है, फिर लाइसोसोम देखना है, फिर वैक्यूल देखना है, राइबोसोम देखना है। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, सेल मेम्ब्रेन हमने देख लिया है, न्यूक्लियस हमने देख लिया है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है। तो बेसिकली अब हमको 6 सेल ऑर्गेनेल्स और देखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी हम जो है सेल से न्यूक्लियस हमने देख लिया, अब न्यूक्लियस से धीरे धीरे दूर चलेंगे। तो न्यूक्लियस के जस्ट पास में जो ऑर्गेनेल होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और अब मैं हर चीज को, हर एक चीज को हम एक पोस्ट देंगे। मैंने कहा था कि हम सेल को एक कंपनी की तरह देखेंगे, तो सेल की कंपनी के अंदर जो हेड है वो कौन है, या फिर जो मेन काम करने वाली यूनिट है वो कौन सी है, न्यूक्लियस। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेड क्या नहीं, न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, और ये जो होता है इसको मैं बोलूंगा इट इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इट इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्योंकि यहां पर सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जैसे हम अगर टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग देखें तो वहां पर टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो वहां पर अलग अलग चीजें मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेल के अंदर क्या है, मतलब अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें बना कौन रहा है, वो बना रहा है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सारी चीजों को बना रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब देखो स्ट्रक्चर तो तुमको याद करना पड़ेगा, तुम सिर्फ फिगर से समझ सकते हो, उससे ज्यादा तुम दिमाग नहीं लगा सकते हो। सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है इसमें बहुत डिफिकल्टी यूज की हुई है, तो तुम ध्यान से सुन लो बस। इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक है, एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल टाइप शेप। ठीक है, यहां पर तुम देखो तो ये ऐसे लंबे लंबे ट्यूब जैसा शेप है इसका। ठीक है, ऐसा अजीब सा। और यहां पर देखो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है ना। तो जो सबसे पास में होता है न्यूक्लियस के, देखो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस एनवेलप है, तो न्यूक्लियस के सबसे पास जो होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो पास में होता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस आया, फिर ये आरईआर है ना, आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर एसईआर यानी कि स्मूथ वाला। ठीक है, तो रफ, अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैसा है, थोड़े प्रॉपर ट्यूब टाइप का है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि फंक्शन सबसे पहले तो ये स्मूथ या रफ भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड इट्स जनरल फंक्शन इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी सेल के लिए प्रोटीन बना रहा होता है अपने अंदर। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रफ होता है। और रफ क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर देखो तुम देख रहे हो छोटे छोटे छेद या फिर छोटे छोटे डॉट 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 डॉट, क्या है ये सब राइबोसोम्स है। और राइबोसोम्स क्या चीज होती है, राइबोसोम्स हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन्स के बनाने में, उसके सिंथेसिस की मदद करते हैं। आगे चल के हम और देखेंगे डिटेल में। तो इसके कारण रफ होते हैं, क्योंकि ऐसे दाने 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 रहते हैं उसके ऊपर। इसका फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है, देखो इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। यही चीज मैंने बताई तुमको अभी, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग की साइट होती है ना। तो ये देखो न्यूक्लियस हुआ, फिर ये स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको जूम करके देखा तो यहां पर राइबोसोम छोटे छोटे। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, तो ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर ऑब्वियसली स्मूथ हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई राइबोसोम्स नहीं होते, और ये मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। ठीक है, तो मतलब पूरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स बना सकता है, लिपिड्स बना सकता है, और फैट मॉलिक्यूल्स बना सकता है, और भी कुछ चीजें बना सकता है। पर जो रफ वाला है वो मेनली प्रोटीन्स में काम करता है, क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स इसमें स्पेशलाइज करते हैं ना, अलग अलग चीज की अलग अलग खासियत होती है। और जो स्मूथ वाला है वो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बनाता है। मेम्ब्रेन, ये एक टर्म आया बीच में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो भी कैसे बनी है, वो भी इन प्रोटीन्स और लिपिड से ही बनी है। तो भाई जो सेल की मेम्ब्रेन देखी थी हमने, उसमें उसके फॉर्मेशन में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हाथ है, वो कॉन्स्टेंटली उसको बनाते जा रहा है। जो प्रोटीन्स और लिपिड्स वो बना रहा है उसके थ्रू पूरी सेल को मदद मिल रही है, और जो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन है वो भी इसी से बना है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स।
तो ये यहां पर से जो कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स और कुछ ऐसी चीजें निकली, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई, तो कुछ से तो हमने क्या बना दिया, कुछ से तो हमने सेल मेम्ब्रेन वाले जो कुछ और बची हुई है उनसे अलग अलग एंजाइम्स और हार्मोन्स बनते हैं। एंजाइम्स मतलब अलग अलग चीजें जो कि हमारा काम करती है, और हार्मोन्स भी तुमको पता ही क्या होता है, ठीक है। चलो तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है लिवर सेल्स का, मतलब जो हमारा लिवर है, लिवर के अंदर जो सेल्स है, अब उस सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक, देखो हर सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो लिवर सेल का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स मतलब जैसे जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ज्यादा दिमाग में लगाओ, हम ह्यूमंस जो है वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है। इट हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे कि ज्यादा कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस में लेता हूं, जैसे कि अगर मैं ज्यादा अल्कोहल लेता हूं तो अल्कोहल को जो डिटॉक्सिफाई करने का काम है, क्योंकि अल्कोहल तो डेफिनेटली इंजरियस है, पर उसको डिटॉक्सिफाई नहीं, उसका टॉक्सिसिटी कम करने का जो काम है वो कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लिवर सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम गोल्गी एपैरेटस के ऊपर। गोल्गी एपैरेटस क्या है भाई, नाम बड़ा स्वीट लगता है। गोल्गी एपैरेटस जो है तो बेसिकली न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब आया गोल्गी। अब क्या किया देखो, सबसे सिंपल चीज समझो, न्यूक्लियस ने पूरा दिमाग लगाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने पूरा का पूरा फंक्शन काम किया या फिर पूरी मैन्युफैक्चरिंग की। अब वो जो मैन्युफैक्चर उसने जो चीजें बनाई उनको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा बाकी सेल्स में, तो ये ट्रांसपोर्ट पैक करना, ठीक है, उसका जो बिल्कुल डिस्पैच, जैसे अमेज़न से हम कुछ बुलाते हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ बुलाते हैं, तो उसको पैक करने का, डिस्पैच करने का काम कोई करता है ना, तो यहां पर वो काम गोल्गी एपैरेटस कर रहा होता है। इट इज द ट्रांसपोर्टर एंड पैकर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर के नहीं एनसीईआरटी की लाइंस है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैटन्ड सैक्स, ठीक है, SACS, मतलब इसका मतलब होता है बोरा, बोरी, बोरी होती है ना, बोरी तुमने देखे उस टाइप के, तो ये फ्लैटन्ड है, ठीक है। फ्लैटन्ड बोरी मतलब बोरी को मैं ऐसा फ्लैट बना दो तो कुछ इस तरह के दिखेगी, ठीक है। These membranes have often connection with the membranes of ER, अभी पता था ना एंडोप्लाज्मिक, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इनके कनेक्शन जो ER के साथ रहते हैं, एंड therefore constitute another portion of complex cellular membrane system, ठीक है। अगेन तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी मटेरियल जो सिंथेसाइज हुआ है, जो बना है, उसको पैक करता और डिस्पैच करता है अदर अलग अलग जगहों पे, वेरियस टारगेट साइट्स, वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर भी और बाहर भी ये सारा लेन देन का काम कर रहा होता है, ठीक है, थ्रू द गोल्गी एपैरेटस। इसके फंक्शंस क्या क्या है, इसके फंक्शन देखो, स्टोरेज का भी काम कर लेता है, मॉडिफिकेशन का भी काम कर लेता है, एंड पैकेजिंग का भी काम कर लेता है, ठीक है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर्स को भी हम बना सकते हैं, मतलब कि सिंपल शुगर जो होती है उसको हम कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू गोल्गी एपैरेटस। तो अगर एक क्वेश्चन होता है कि विच ऑर्गेनेल कन्वर्ट्स सिंपल शुगर्स टू कॉम्प्लेक्स शुगर, तो हमको बोलना है गोल्गी एपैरेटस। द गोल्गी एपैरेटस इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या चीज है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने में किसका आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन और लिपिड्स और इन सब का आता, वैसे ही लाइसोसोम एक जो ऑर्गेनेल है उसमें किसका आता, गोल्गी एपैरेटस का। तो ऐसे करके तुम धीरे धीरे इंटरेस्टिंगली समझ पाओगे। एक बार और इस वीडियो को देख के एनसीईआरटी रीड कर लोगे, तुम्हारा काम तमाम, मतलब तमाम क्या मतलब काम पूरा बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो गोल्गी एपैरेटस इसकी पोस्ट क्या है, इट इज द ट्रांसपोर्टर एंड पैकर। तो यहां पर तुम देख सकते हो, ठीक है, ये कुछ ऐसे काम करता है। ये देखो गोल्गी बॉडी इन अ सेल, तो सेल के अंदर कैसा दिखता है, हमारा न्यूक्लियस है, फिर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरा ब्लू कलर का, और इससे जो लगी हुई चीज है ये पिंक कलर की, ये क्या है, दिस इज गोल्गी। तो यहां से जो भी चीजें आ रही है तुम देख सकते हो यहां पर, है ना। अगर तुम बिल्कुल मैं तुमको जूम करके बताऊं तो ये देखो, ये यहां पर ऐसे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, यहां पर देखो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है धीरे धीरे धीरे, ये यहां आया, फिर यहां और फिर ऐसे करके ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या चीज है, लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स। अब ये ऐसा क्यों कहा है हमने, वो देखा था सबसे पहले। तो लाइसोसोम्स देखो, सबसे पहले देखो न्यूक्लियस ने दिमाग लगाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इनको नाम से याद कर लो, ठीक है। मिस्टर न्यूक्लियस मतलब जो मिस्टर हेड है, फिर मिस्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मिस्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो असिस्टेंट है, एक है मिस्टर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है मिस्टर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। फिर आते हैं मिस्टर गोल्गी एपैरेटस पे। मिस्टर गोल्गी एपैरेटस जो है वो क्या करते हैं, यहां पर जो मिस्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी सामान बनाया है उसको डिस्पैच करते हैं, उसको पैक करते हैं ताकि बाकी सबको भेज पाए। और कभी कभी ये पार्ट टाइम जॉब में ये भी कर लेते हैं कि सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं कि भैया अगर मान लो कुछ कचरा होता है सेल के अंदर, तो उसको कौन साफ करेगा, तो कचरा विभाग किसके हाथ में, ठीक है, सफाई विभाग किसके हाथ में, तो वो है लाइसोसोम्स के हाथ में। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सैक ऐसे अगेन वही जो मैंने तुमको बताया बोरी की तरह होता है, ठीक है, बोरी की तरह होता है ऐसा। तो मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि जैसे पूरा का पूरा सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या है, एंजाइम है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स है, तो थोड़ा सा ऐसा गिलबिला टाइप का होता है, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये जो है दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंजाइम्स अभी हमने देखा था ना कि इसके क्या क्या और फंक्शंस होते हैं, ये देखो यही होता है ना, राइबोसोम्स, हाँ ठीक है। ये कुछ क्या बनाता है हमारे लिए ये वो भी बनाता है, ठीक है, जो भी हमने देखा था।
क्या बोला था हमने उसको यार ठीक है, ये देखो एंजाइम्स, तो एंजाइम्स भी बनाता है, ठीक है। तो एंजाइम्स किसने बनाया था? अगेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, जो कि यहाँ पे है हमारे पास में। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। तो इसके अंदर मान लो कोई जो भी वेस्ट होता है सेल के अंदर, तो वो हम क्या करते हैं, वो हम लाइसोसोम की तरफ भेज देते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं, मतलब ये किसी भी चीज को घोल लेते हैं, ठीक है। मान लो जैसे एसिड होता है, तो एसिड के अंदर मैं कुछ भी डाल दूंगा तो एकदम से सिकुड़ जाएगा, एकदम से जल जाएगा, या फिर मतलब बिल्कुल ऐसे खत्म सा हो जाएगा। वही चीज, सेम चीज यहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं, जो कि लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम याद करते चलो, मैं बार बार तुमको बोल इसलिए रहा हूं कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर है वो कहां से आए, किसने भेजे? वो बने हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। चलो, तो ये क्या करते हैं, किसी भी चीज को एक तरीके से बिल्कुल एब्जॉर्ब भी नहीं, मैं एक बोलूंगा कि इसको बिल्कुल है ना डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो पूरा ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं उसको, ठीक है। तो दीज हेल्प टू क्लीन कीप द सेल क्लीन, साफ सफाई चलती रहती है, यहाँ पे साफ सुथरा रहता है पूरा। तो ये लाइसोसोम का काम है। अब इसको हमने सुसाइडल बैग क्यों बोला? इसको हमने सुसाइडल बैग इसलिए बोला कि मान लो कि सेल के अंदर बहुत सारा कचरा आ गया और सेल जो है वो बहुत ही हार्मफुल हो गई। तो जैसे फ्यूज का काम करता है, जैसे फ्यूज के अंदर क्या होता है, हमारी ट्यूब, पहले अभी आजकल तो नहीं आता, बट पुराने जमाने में ट्यूबलाइट आती थी, जैसे फट 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 करके चालू होती थी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता था, एक फ्यूज होता था, और जब भी वोल्टेज ज्यादा होता था तो फ्यूज टूट जाता था, है ना। तो फ्यूज के टूटने से क्या होता था कि भले वो फ्यूज उड़ गया, यानी कि फ्यूज जो है वो उसने अपनी खुद की कुर्बानी दे दी, पर उसने क्या किया, एक पूरी ट्यूबलाइट को बचा लिया जलने से, ठीक है। तो यहां पर सेम चीज है सुसाइडल बैग, मतलब खुद की कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। कि मान लो, मतलब बेसिकली क्या करता है लाइसोसोम, क्या करता है, उसको अगर लगा कि भाई ये जो सेल है इसके अंदर बहुत कचरा आ गया और हम इसको हैंडल नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगा कि बोलेगा कि एक काम करो, पूरी की पूरी सेल आ जाओ, मेरे अंदर समा जाओ, तो पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर इसके कारण सबसे अच्छी बात ये होगी कि बाकी सेल्स अफेक्ट नहीं होगी, वरना अगर लाइसोसोम नहीं होता तो एक सेल, फिर एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। तो लाइसोसोम क्या करता है कि उस पूरी सेल को बोलता है कि चलो आओ फटाफट फटाफट फट, चलो इससे पहले किसी और को फर्क पड़े, हम अपने आप को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो जो एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अपनी खुद की सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, खुद पी जाएंगे अपने आप को, मतलब पूरी सेल को पी जाएंगे, इसलिए इनको हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स, ठीक है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो निकनेम है या माइटोकॉन्ड्रिया का जो पोस्ट है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। मतलब जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होता है ना, उस टाइप का ये पावर हाउस है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स, ये देखो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है देखो पूरा का पूरा इस टाइप का जो तुमको दिख रहा है ये हो गया, और इनर मेम्ब्रेन ये जो तुमको ये लाइन दिख रही है ना ऐसे से घूमते हुए ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो अब क्या है, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। बाहर का जो मेम्ब्रेन है ये वाला, ये पोरस है, इसमें छेद है, और जो इनर मेम्ब्रेन तुम ध्यान से देखो तो आउटर मेम्ब्रेन तो ऐसे बिल्कुल सीधा सा एक गोल जैसा है, पर इनर मेम्ब्रेन जो है ऐसे बहुत सारा फोल्डेड है ना, बहुत सारा क्या है, ये फोल्डेड है। तो फोल्डेड क्यों है, सीधा क्यों नहीं है? ये फोल्डेड इसलिए है क्योंकि देखो जितना ज्यादा फोल्डेड होगा उतना इसका सरफेस एरिया होगा, है ना, उतना इसका सरफेस एरिया होगा। तो बेसिकली ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एटीपी होते हैं। एटीपी को क्या बोलते हैं? देखो अभी तुम देखोगे एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो बेसिकली इसके कारण क्या होता है, दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। एटीपी क्या चीज है वो तुम लोग अब देखो, इसका फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो बेसिकली अभी देख ले कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो हाईली फोल्डेड होती है, ताकि जो सरफेस एरिया है, मतलब देखो अगर एक शीट ऐसी है तो भाई इसमें तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है इतना एरिया, पर अगर मैं इसको ऐसा फोल्ड कर दूं तो एक कम जगह में ज्यादा एरिया मुझे दे रहा है, मतलब मैं हाथ को तो उतने टच कर पाता हूं, मतलब पूरा सरफेस एरिया तो पूरा उतना ही है ना, पर कम जगह में आ गया। तो वैसे ढेर सारे अगर फोल्ड्स होते तो कम जगह में ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे, ठीक है, बजाय कि एक शीट को बिल्कुल ऐसे खुला रखने के, ठीक है। तो ये चीज है, इसका फंक्शन क्या था, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। तो भाई जो भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है सेल के अंदर, ये सब लाना ले जाना चल रहा है, इसके लिए कुछ पावर तो चाहिए, कुछ तो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी आएगी माइटोकॉन्ड्रिया से। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो एटीपी मॉलिक्यूल जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी, है ना। अब यहां पर पैसा ऐसा तो चलेगा नहीं, है ना, ऐसा तो होगा नहीं कि हम गोलगी को जाएंगे बोलेंगे भैया 10 रुपए ले और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सामान यहां तक पहुंचा गया तो चलो जाओ फटाफट चलो, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो कुछ अलग करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। वो क्या करेंसी एक्सेप्ट करते हैं? वो एटीपी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं गोलगी के पास गया, मैंने बोला भैया ये लो 5 रुपए की, मतलब 5 एटीपी ले लो और मेरा काम कर दो, तो वैसा काम चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अबे मजाक मस्ती के लिए बोल रहा हूं, तुमको समझाने के लिए, सही में लिख के मत आया ऐसा कुछ भी ठीक है। चलो, द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो पूरी जो बॉडी है उसके अंदर जो भी मैकेनिकल जो हम कर पा रहे हैं, जो हमारे अंदर इतनी ताकत है, वो कहां से आ रही है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही आ रही है एट द एंड, ठीक है। चलो
इसका जो स्ट्रक्चर है तुम देख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया जो है थोड़ा सा स्ट्रेंज है, थोड़ा सा अपने आप में ना अजीब है भाई। पावर हाउस है तो इसके पास में कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके पास में अपना खुद का पर्सनल डीएनए होता है, ठीक है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो ये दोनों चीजें जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद की होती है। Therefore माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, मतलब खुद का प्रोटीन खुद भी बना लेता है। कुछ प्रोटीन, हालांकि सारे नहीं बना पाता, बट काफी सारे कुछ प्रोटीन्स ये खुद बना लेता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड ऑफ द किचन ऑफ द सेल। मैंने अभी बताया था साइटोप्लाज्म हमने देखा था, सॉरी क्लोरोप्लास्ट देखा था, साइटोप्लाज्म तो हमारा वो हो गया, क्लोरोप्लास्ट देखा था अभी हमने। तो क्लोरोप्लास्ट आर बेसिकली प्लास्टिड्स ओनली, ठीक है। तो प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स ऑफ द किचन ऑफ द सेल, मतलब यहां पर खाना बनेगा। अब ध्यान से समझो कि ये जो है ये सिर्फ ऑब्वियसली प्लांट सेल्स में होगा, क्योंकि ये चीज हमको एनिमल सेल्स में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनिमल्स तो अपना खाना जाके खाते हैं। प्लांट्स को बेचारों को अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जब इनको खुद बनाना पड़ता है तो इनको किचन की जरूरत पड़ती है। हमको किचन की कोई जरूरत नहीं है, हम बाहर से भी खा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्लास्टिड जो है दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन्स लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। तो इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये तुम रीड करोगे समझ में आ जाएगा। और ये जो है दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी थोड़े से अजीब होते हैं, इनके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड्स होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो होता है कलर्ड प्लास्टिड्स, ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये होते हैं व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है। अब जो क्रोमोप्लास्ट है इसका क्या है? क्रोमोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट्स, ठीक है। तो जो क्रोम से याद रखो, क्रोम मतलब क्या होता है? कलर्ड। क्रोम मतलब होता है कलर्ड, है ना। गूगल क्रोम कलरफुल होता है तो इसलिए क्रोम मतलब होता है कलर्ड, है ना। वैसे भी क्रोम का मतलब वही होता है, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट के अंदर वो जो ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल है उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल है इनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स, तो ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड, ठीक है। तो बेसिकली प्लास्टिड जो है दो टाइप के थे, दो टाइप के, मतलब प्लास्टिड क्या होता है? किचन दो टाइप का हुआ, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर वो क्रोमोप्लास्ट जिनके पास में क्लोरोफिल होता है उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होता है खाना बनाने के लिए, है ना, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए। और ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट मेनली स्टोरेज के काम आता है, ठीक है। किसका स्टोरेज? स्टार्च का, ऑयल्स का और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स का, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके से दिखता है हमको, ठीक है। कैसा दिखता है ये देखो बाहर, ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमको देखना, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में मुझे नहीं दिखा इसका फिगर एग्जैक्ट, हाँ मतलब हो भी सकता है, बट क्या है कि राइट नाउ तुम बस इतना देख लो कि हमारा बिल्कुल इसमें डीप में नहीं जाना। ये देखो कुछ ऐसे कॉइन्स के हिसाब से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं वैक्यूल के ऊपर। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल इज द स्टोर ऑफ द सेल, ठीक है। मतलब ये स्टोर रूम है, यहां पर सारी चीजें स्टोर होंगी। अब कुछ चीजें तो भाई सेल जो अपने आप स्टोर करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या करेगी? ऐसा सोचेगी कि हाँ कुछ लॉट अपने पास स्टोर कर लो, बट मेनली एक स्टोर रूम की तो जरूरत पड़ेगी जहां पे हम मेन हमारा सामान स्टोर करेंगे, ठीक है। सब लोगों ने थोड़ा अपना कुछ कर लिया, पर हर एक के पास में एक अपना स्पेशलाइजेशन तो होना चाहिए। तो वैक्यूल का काम होता है मेनली सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का काम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दीज आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट साइज है वेरी लार्ज वैक्यूल्स, मैंने तुमको बताया था, ठीक है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, ये मैंने तुमको भी बताया था। ये देखो वैक्यूल ऐसा होता है, ठीक है। ये प्लांट्स, ये बेसिकली देखो सेल वॉल है, तो ये कौन सी सेल होगी भाई? अगर यहां पर सेल वॉल है तो ये सेल कौन सी है? ऑब्वियसली प्लांट सेल है, जब इसके पास सेल वॉल है, अदरवाइज सेल वॉल नहीं होती। तो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल होता है काफी बड़ा होता है, मतलब ये 50 to 90% स्पेस तो अकेला वैक्यूल ही स्पेसिफाई कर लेता है, वो कर लेता है, ठीक है, एक्वायर कर लेता है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। अब देखो वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है? एक सेल सैप होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? सेल सैप होता है। इसके कारण क्या होता है कि ये मतलब ऐसे फूले हुए रहते हैं, जैसे बलून है तो बलून ऐसे फूला हुआ रहता है, तो उससे रिजिडिटी मिलती है पूरी सेल को, है ना, मतलब उससे पूरे बलून को रिजिडिटी मिलती है। तो इसके कारण ये पूरा भरा हुआ रहता है ना, तो इसके कारण जो सेल है वो थोड़ी सी बाहर पुश होती है, ठीक है। ऐसे मतलब भरा सा फील होता है। अगर मान लो कि मैंने एक बलून को ऐसे धीरे से हवा निकाल दी तो क्या होगा? बलून कांटेक्ट हो जाएगा। तो वैसे अगर मान लो वैक्यूल में से मैंने हवा निकाल दिया, फिर सेल सैप निकाल दिया, तो धीरे करके ये छोटा हो जाएगा और फिर सेल जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये बेसिकली सेल को एक अच्छा स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? दे आर यूज्ड एज स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स, और अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन्स एंड इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इन द लाइफ ऑफ प्लांट आर स्टोर्ड। तो यहां पर सारी इंपॉर्टेंट चीजों की जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो सब यहां स्टोर की जाती है,
ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये जो हमारे सेल ऑर्गेनाइजेशन यहां पर हो जाते हैं कंप्लीट। अब इसके आगे एक टॉपिक छोटा सा और बचा है, बट अगर फिर से फटाफट रिवाइज करें सेल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो फिर से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी जो पूरी की पूरी कंपनी है, पूरी कंपनी मान लो कि पूरी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी कंपनी एक सेल है। अब पूरी कंपनी के अंदर जो मेन वॉल है उसको मैं बोलूंगा सेल मेम्ब्रेन। अब अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मान लो कि एक बॉर्डर बना के रखिए, बॉर्डर वो जो थोड़ी और टफ टाइप की, मान लो कि उसके अंदर वो करंट वाली बॉर्डर है। ठीक है, 440 वोल्ट का करंट पास कर दिया उसके थ्रू। तो प्लांट सेल के अंदर 440 वोल्ट की जरूरत है, क्योंकि भाई प्लांट से भाग नहीं सकते, उनको थोड़ी ऐसी अच्छी रिजिडिटी की जरूरत है, तो हमने प्लांट्स के लिए ऐसा कर लिया। एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। अब उसके अंदर जो सबसे हेडक्वार्टर है कंपनी के पूरे प्रेमाइसेस का, जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सारे डिसीजन ले रहे हैं कि भैया करना क्या है, पूरा जो ब्रेन है, जो पूरा मास्टरमाइंड है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस के सबसे पास में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगेन मान लो कि एक यूनिट है, उसके अंदर सबकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है ना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो सब पार्ट्स है, ठीक है, एक रफ और एक स्मूथ। रफ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम से छोटे छोटे, और स्मूथ जो है वो स्मूथ ही है। स्मूथ जो है वो लिपिड्स और एंजाइम्स वगैरह बनाता है, और रफ जो है वो क्या बनाता है? रफ क्या बनाता है हमारा? प्रोटीन्स के सिंथेसिस में काम आता है। अब भैया उसने सामान बना दिया, अब एक ऐसी यूनिट भी होनी चाहिए जो कि इसको यहां से वहां ले जाने का काम करती रहे। तो वो यूनिट कौन सी है? वो है गोल्गी एपेरेटस। अब गोल्गी एपेरेटस के अंदर पूरा मूवमेंट का काम होगा। ठीक है, अब इसके बाद में आता है गोल्गी एपेरेटस के बाद में मान लो कचरा हो गया, तो कचरा साफ करने के लिए यूनिट चाहिए। तो कचरा साफ करने के लिए जो यूनिट है वो कौन सी हो गई? लाइसोसोम्स हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या था? ठीक है, अब इसके बाद में पावर हाउस, मतलब कि इसको पूरी को पावर देने के लिए, मतलब यहां पे बिजली कैसे देंगे, या फिर यहां पर पेट्रोल कैसे देंगे, या फिर यहां पर करेंसी, मतलब पैसा कहां से आएगा। तो ये जो चीज है पूरी की पूरी, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इट इज द पावर ऑफ द सेल। मतलब कि ये पूरा फ्यूल कर रहा है, पूरा पेट्रोल भरता जा रहा है सेल के अंदर, है ना। अब एक्चुअली पेट्रोल नहीं भर रहा है, बट समझ जाओ इस बात को। ठीक है, चलो, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी दे रहा है ताकि ये सब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी है, न्यूक्लियस है, अपना काम कर पाए। तो उनको काम करने के लिए भाई टाइम टू टाइम खाना देना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड क्या है? दे आर द किचन ऑफ द सेल, मतलब ये हमारा किचन है। ठीक है, किचन के अंदर क्या है मेनली हमारा? ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होता है, क्योंकि प्लांट्स को अपना खुद का खाना बनाना होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैंने एग्जांपल दिया था खाने का, उसको सही में खाने का लेना है, यहां पर एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, कि एनर्जी ताकत दे रहा है उसको। ठीक है, जरूरी नहीं कि खाना पहुंचा रहा है, सिर्फ ताकत दे रहा है। ठीक है, पर जो प्लास्टिड है वहां पर खाना बन रहा होता है, और खाना खुद का खाना बनाने की जरूरत किसको है? सिर्फ प्लांट्स को है। हमारे पास तो भाई हम घर पे बना सकते हैं, या फिर हमारे मम्मी दे सकते हैं हमको। अब ये एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल बेसिकली है कि एनिमल सेल जो है, एनिमल जो है बेसिकली वो बाहर से खाना खाते हैं, खुद का खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम फीड ही करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो इसलिए हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो फालतू दिया भी नहीं हमको। ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी। तो प्लास्टिड जो है वो क्या है? सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके पास भी अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ऐसे क्रोमोप्लास्ट को मैं बोल दूंगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट जिसके पास क्लोरोफिल है, इस टाइप के जो क्रोमोप्लास्ट है, मतलब जिनके पास में क्लोरोफिल है, इनको मैं क्या बोलूंगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? व्हाइट और कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर मेनली स्टोरेज का काम होता है, जो कि स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स जो है स्टोर करते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ठीक है, यानी कि सनलाइट से एनर्जी अब्सॉर्ब करने का काम आता है। ठीक है, चलो, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है वो मतलब इट इज द स्टोर ऑफ, मतलब पूरा अब जो सामान यहाँ पर बन रहा है, ये सब जगह बना, गोल्गी लेके आए यहाँ से वहां से, ये सब स्टोर कहाँ होगा? तो ये सब स्टोर होगा वैक्यूल के अंदर। ठीक है, ये वैक्यूल कुछ इस तरीके का तुम देख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो कि बहुत ही सिंपल सा, जो कि है सेल डिवीजन। ठीक है, अब मतलब कि अभी हमने क्या देखा था कि भाई सेल अपने आप तो बनेगी नहीं, कि यहां पर मैं बैठा हूं, हाँ चलो थोड़ी देर बैठते हैं, और ये सेल बन गई, ये देखो, और एक और बनी, और एक और बनी। ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो सेल बेसिकली बनती नहीं है, सेल बस डिवाइड होती है, और डिवाइड हो के जिसकी मतलब स्टार्ट ऑफ द लाइफ तुम देखो तो, अगर वैसे एग्जैक्टली मुझे वीडियो की लिंक अगर मिलती तो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, बट वो बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि कैसे एक यूनिसेल्युलर चीज से पूरी लाइफ की शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे सेल्स मतलब ऐसे टूटती गई, तो एक सेल ने 1000 बनी, 1000 ने 10,000 ने 1,00,000 ने करोड़ों, और फिर अब तो पता नहीं कितने सेल्स हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है वो कैसे होता है? तो ऐसे नहीं होता कि ये सेल है, आजा सेल है और टूट गए, तो थोड़ा सा गोल्गी इसके पास रहेगा, थोड़ा सा इसके पास रहेगा। नहीं, सबसे पहले सेल डिवीजन के अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्या डिवाइड होगा भाई? अगर तुम सोचो कि कभी कोई कंपनी और कंपनी के दो पार्टनर्स हैं जो कि मेन हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या डिवाइड होगा? वो दो पार्टनर्स अलग अलग होंगे ना पहले, तभी जाके तो सब कुछ डिवाइड हो पाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले ब्रेन डिवाइड होगा, सबसे पहले हमको दिमाग को डिवाइड करना पड़ेगा, और दिमाग क्या है हमारे पास में? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस। तो ये देखो सेल है, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड होना चालू हुआ, ये देखो डिवाइड होना चालू है, न्यूक्लियस धीरे धीरे अलग हो रहा है, यहां पर अलग हो गया, और ये देखो न्यूक्लियस जो है इसने सेल्स को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब ये दो प्रोसेस होते हैं, कार्योकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। तो कार्योकिनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कार्योकिनेसिस मतलब, एक सेकेंड, मतलब
डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकिनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, तो पहले स्टार्ट कहां से होगी? कार्योकिनेसिस से स्टार्ट होगा। कार्योकिनेसिस होने लगा मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और फिर धीरे धीरे करके जब सेल डिवाइड होने लग गए तो मैं क्या बोलूंगा कि प्रोसेस क्या हो रही है, उस प्रोसेस को बोल दूंगा साइटोकिनेसिस। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो मेनली जो सेल डिवीजन हमारी एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा सा टॉपिक दे रखा है, हालांकि थोड़ा डिटेल में यहां पर फिर तुम्हारे पास में 23 क्रोमोसोम्स वाली 46 क्रोमोसोम्स वाली आएगी, तो वो भी तुम अगर चाहो तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो। बट अभी अगर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये हमारे पास में सेल डिवीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के सेल डिवीजन है, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। माइटोसिस उस टाइप का सेल डिवीजन है जिसको अगर मैं डिवाइड करूं, जिसको अगर मैं तोड़ूं, तो मेरे पास में जितने क्रोमोसोम्स यहां थे उतने ही क्रोमोसोम यहां भी रहेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर लेट्स से कि 46 थे तो यहां पर भी हमारे पास में 46 होंगे और यहां पर भी हमारे पास में 46 होंगे, तो इसको बोलते हैं माइटोसिस। और ये बेसिकली बनाता है हमारे पास में दो डॉटर सेल्स, तो इसको याद करते रहो, टो मतलब टू, तो टू से ये दो डॉटर सेल्स बन गई। और मियोसिस उस टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स है, यानी कि जो मतलब ऑफस्प्रिंग्स या फिर जो बिल्कुल डॉटर सेल्स हैं, उनके पास में हाफ होते हैं इसके। जैसे कि यहां पर क्या हुआ, बेसिकली लेट्स से यहां पर 46 क्रोमोसोम्स है, तो यहां पर भी 46 रहेंगे, यहां पर भी 46 रहेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या करो। बट अगर इस टाइप का मियोसिस है तो मियोसिस के अंदर लेट्स से कि जो मेन हमारा जहां से स्टार्ट हुआ उसके पास 46 थे, तो जो एंड बचे उनके पास में एक के पास में 23 ही होंगे। पर माइटोसिस में ऐसा नहीं होगा, माइटोसिस में जितने इसमें थे उतने ही इन दोनों में अलग अलग आ जाएंगे, पर यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर 23 हो जाएगा। तो माइटोसिस को ऐसा रख सकते हो इक्वल डिवीजन। ठीक है, और मियोसिस के अंदर ऐसा होता है कि पहले डॉटर सेल बनी, फिर डॉटर से और दो करके बनी, तो बेसिकली क्या हुआ कि इनके पास में 46 थे। ठीक है, फिर 46, अब ये एक इंडिविजुअल के पास में 23 ऐसा हो गया। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू गाइस रियली एंजॉयड। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की तुमको समझाने की। एक बार इसके बाद प्लीज मेक श्योर कि तुम एनसीईआरटी रीड कर लो ताकि तुमको सब कुछ बहुत क्लियर समझ में आ जाए। बट फिलहाल के इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके पे ढेर सारे लाइक्स कर दो, साथ में 50,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो पल्ले.in को भी फॉलो कर लो, मुझे भी कर लो, और साथ में ऐसे ही प्यार बांटते रहो। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।